मानगढ़ गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ और पत्नी के अलावा एक 5 साल का बेटा श्याम था। उसने घर और खेतों की देखभाल के लिए झबरू नाम का कुत्ता भी पाला हुआ था। झबरू बहुत चतुर और बुद्धिमान था। उसके भरोसे अपना घर और खेत छोड़ रामू निश्चिंत था। श्याम भी झबरू से बहुत हिला मिला था। एक बार गांव में सूखा पड़ा और दूसरे गांव वालों की तरह रामू की भी सारी फसल खराब हो गई। उसका परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। ऐसा समय इससे पहले रामू ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसके पल्ले में बहुत कम पैसे बचे थे। इनसे लंबे समय तक गुजारा संभव नहीं था। ऐसे में रामू को साहूकार की याद आई। पास ही के गांव में रहने वाला साहूकार लोगों की चीजें गिरवी रखकर उन्हें पैसे उधार दिया करता था। अपना मुश्किल समय देख रामू ने भी साहूकार से कर्ज लेने की सोची। अरे सुनती हो श्याम की माँ, भगवान इस बार हमारी परीक्षा ले रहा है। ऐसा कहर तो इस गांव पर इससे पहले कभी नहीं टूटा। लगता है हमसे कोई पाप हो गया है। इस बार तो जहर खाने के लिए भी पैसे हाथ में नहीं है। समझ में नहीं आता कैसे गुजर होगी। श्याम के बापू, आप जी छोटा मत करो। भगवान के आगे किसकी चली है। हमेशा बरकत थी, इस बार सूखा है और फिर इस सूखे की मार झेलने वाले हम अकेले नहीं। ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर उसने हमें ये मुश्किल वक्त दिखाया है तो वही हमें इससे निकालेगा भी। हाँ भगवान, हमारे पास इसके सिवा चारा भी क्या है। पैसे के नाम पर जेब एकदम खाली है। कल की सोच के कलेजा मुंह को आ रहा है। सोच रहा हूँ कि साहूकार जी से कुछ पैसे ब्याज पर ले आऊं, साथ ही थोड़ा अनाज भी। अगली फसल पर चुका देंगे। ब्याज भरना मुश्किल तो पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इस बार की मुसीबत से निकल जाएंगे। जी वो तो ठीक है, लेकिन साहूकार से कर्जा लेने के लिए उसके पास कुछ गिरवी भी तो रखना पड़ेगा। हमारे पास तो गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है, न जेवर न कुछ, और खेत भी छोटा ही है। इसे गिरवी रखेंगे तो फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ये तो है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब तक कर्ज चुकता नहीं होगा तब तक झबरू को साहूकार के यहाँ गिरवी रख देंगे। जब पैसे चुकता कर पाने की स्थिति बन जाएगी तो साहूकार का कर्ज चुकाकर अपने झबरू को अपने पास वापस ले आएंगे। इस वक्त तो यही एक राह सूझ रही है। हाँ ये सही सोचा आपने, लेकिन क्या आपको लगता है कि साहूकार झबरू को गिरवी रख लेगा? मुझे तो इसमें संदेह है। वो ऐसा क्यों करेगा? लेकिन हो भी सकता है कि साहूकार झबरू को अपने पास रखकर कर्जा देने के लिए तैयार हो जाए। कोशिश करके देखिए, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अब और देर ना करते हुए अगली ही सुबह रामू अपने कुत्ते झबरू को साथ लेकर पास ही के गांव में साहूकार के यहाँ पहुँच गया। वहाँ कर्ज लेने वाले कई किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। रामू भी वही बैठ गया। अपनी बारी आने पर उसने साहूकार को अपने बुद्धिमान कुत्ते झबरू के किस्से सुनाए। साहूकार उससे प्रभावित दिख रहा था। अब मौका देख रामू ने झबरू को गिरवी रखकर कर्ज देने की प्रार्थना की। साहूकार सोच में पड़ गया। गांव वाले तो अपने जेवर और खेत वगैरह गिरवी रखकर उससे कर्ज लेते थे। पहली बार कोई अपने कुत्ते को गिरवी रखने आया था, लेकिन फिर आखिर न जाने क्या सोचकर साहूकार ने रामू को कर्ज दे दिया। साथ ही इतना भर अनाज भी दे दिया जिससे कई महीने रामू के परिवार को खाने में कोई दिक्कत ना हो। अब झबरू दिन रात साहूकार के घर की देखभाल करने लगा। कई बार वो उदास भी बैठ जाता,
ऐसा लगता कि जैसे वो रामू और श्याम के साथ ही अपने पुराने घर को याद कर रहा हो। उसे साहूकार के यहाँ कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात जब सब सोए पड़े थे, अचानक जोरों की गरज बरस होने लगी। चारों तरफ आंधी तूफान था, रह रहकर बिजली चमक रही थी। इस अंधेरी रात में मौका पाकर साहूकार के घर पर चुपके से कुछ चोर घुस आए। उन्होंने तिजोरी तोड़ी और वहां रखे सारे जेवरात और नकदी आदि समेट ली। साहूकार को इस चोरी की भनक भी ना लगी, लेकिन जैसे ही वे सामान लाद कर दबे पांव वहां से निकलने लगे, झबरू की नजर उन पर पड़ गई। झबरू पहले तो भौंकता रहा कि शायद साहूकार की आंख खुले, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो दबे पांव उन चोरों के पीछे पीछे चल दिया। चलते चलते चोर जंगल के बीच वीराने में एक जगह आकर रुक गए। ये जगह काफी नम थी। उन्होंने वहां एक गड्ढा खोदा और चोरी का माल उसमें दबा दिया, ताकि बाद में आराम से आकर उसका बंटवारा कर सके। उन्होंने जगह की निशानदेही भी कर दी और वहां से चलते बने। उधर चोरों द्वारा चिन्हित जगह देख झबरू बिजली की स्पीड से दौड़ता हुआ घर लौट आया। सुबह जब साहूकार की आंख खुली तो उसकी नजर अपने कमरे में कोने में रखी तिजोरी पर पड़ी। वो खुली पड़ी थी और उसमें से नकदी, जेवरात सब कुछ गायब था। ये देखकर उसके तो होश उड़ गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो लुट गया। मेरी जीवन भर की कमाई चली गई। अरे झबरू, झबरू कहाँ है रे तू? तेरे होते हुए ये कैसे हो गया? चोर कैसे घर में घुस आए? साहूकार रो पिट ही रहा था कि तभी झबरू ने उसकी धोती पकड़ी और बाहर की तरफ खींचने लगा। पहले तो साहूकार झबरू पर खिजा, लेकिन फिर वो समझ गया कि झबरू उसे कहीं ले जाना चाहता है। वो उसके पीछे पीछे चल दिया। झबरू उसे वही खुदी हुई जगह ले गया जहां चोरी का माल गड़ा हुआ था। साहूकार अपने जेवरात और नकदी पाकर बेहद खुश हुआ और झबरू की तारीफ करने लगा। अरे वाह रे झबरू, तूने तो कमाल कर दिया। तू ना होता तो आज मैं बर्बाद हो गया होता। सोना, चांदी, रुपया सब चला गया होता। मैं तो सड़कों पर आ गया होता। अब तुझे इस घर से कहीं नहीं जाने दूंगा। साहूकार अब हमेशा के लिए झबरू को अपने पास रखना चाहता था। इसके लिए उसने रामू को चिट्ठी लिखी। रामू, अब तुम्हें मेरा कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। उसके एवज में अब झबरू हमेशा मेरे पास रहेगा। ये समझदार, बुद्धिमान और चतुर झबरू किसी दौलत से कम नहीं है, और अब ये दौलत सिर्फ मेरी होगी, क्योंकि इसके बदले में मैं तुम्हारा कर्ज माफ करता हूँ। साहूकार को पूरी उम्मीद थी रामू उसके इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेगा। आखिर उसे अपनी कर्ज से मुक्ति जो मिल जाएगी। ऐसा सोचकर उसने मुस्कुराते हुए वो चिट्ठी झबरू के गले में बांध दी और उसे रामू के घर के लिए दौड़ा दिया। झबरू सरपट दौड़ रहा था। उधर रामू ने झबरू को भागते हुए घर आते देखा तो उसे लगा कि झबरू साहूकार को चकमा देकर घर भाग आया है। वो अपनी पत्नी से बोला। इतना सोचते ही उसके गुस्से का पारावार ना रहा। उसने आओ देखा ना ताओ और अपने पास ही पड़ा एक बड़ा भारी सा पत्थर उठाकर झबरू पर दे मारा। अचानक हुए इस वार से झबरू संभल नहीं सका और जख्मी होकर फू फू की आवाज करते हुए वही गिर पड़ा। इस वार से झबरू बेहद तकलीफ में था। उसके सर से खून बह रहा था। तभी रामू की नजर झबरू के गले पर पड़ी। वहां एक कागज बंधा था।
ये वही साहूकार की लिखी चिट्ठी थी जिसमें उसने झबरू की बुद्धिमानी का हवाला देते हुए उसे हमेशा के लिए अपने पास रखने की बात लिखी थी। रामू ने वो चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसकी आंखों से झर-झर आंसू बहने लगे। हे भगवान, ये बिना कुछ सोचे समझे जल्दबाजी में मैंने क्या कर दिया। अपने ही हाथों अपने चतुर और वफादार झबरू को पत्थर मार दिया। हाय हाय, ये मुझसे कैसी भूल हो गई। रामू को अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथ जोर जोर से दीवार पर मारने लगा। तभी उसकी पत्नी वहां आ गई। उसने झबरू के गले और सिर से खून निकलते देखा तो तुरंत झबरू को गोद में लेकर बैठ गई। रामू ने उसे सारी घटना एक सांस में सुना दी। अरे तुम बिना सोचे समझे ऐसा कैसे कर सकते हो? अब रोना बंद करो और उठो। जल्दी झबरू को तुरंत इलाज के लिए ले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि खून ज्यादा बह जाए और उसकी जान चली जाए। देखो बेचारा कितनी लंबी लंबी सांसें ले रहा है। उठो, उठो जल्दी करो। हाँ जानकी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। भगवान मेरे झबरू को कुछ मत होने देना। अब रामू ने जल्दी से बैलगाड़ी निकाली और जानकी उसमें झबरू को लेकर पीछे बैठ गई। रामू ने बैलगाड़ी को तेजी से वैद्य जी के घर की तरफ दौड़ा दिया। वैद्य जी ने झबरू की जांच की। उसका जख्म काफी गहरा था। उन्होंने कई जड़ी बूटियां मिलाकर एक दवा बनाई और झबरू के जख्म पर दवा का लेप कर दिया। झबरू लगभग एक सप्ताह में ठीक होने लगेगा। कुछ दिन इसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। ध्यान रखे कि इसके जख्म पर मक्खी मच्छर ना बैठे। इसे दवा भी नियमित देते रहो। पर ये घाव हुआ कैसे? वैद्य जी के सवाल का कोई सीधा सा जवाब ना देकर रामू जानकी के साथ वैद्य जी को धन्यवाद अदा कर वहां से वापस आ गया। रात के खाने के समय झबरू एक सप्ताह में ठीक हो जाएगा, लेकिन अब असली मुद्दा साहूकार का है। वो इसे अपने पास रखना चाहता है, लेकिन हम इसे हमेशा के लिए साहूकार को नहीं दे सकते। तुम क्या कहते हो? हाँ जानकी, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि हमारा झबरू हमेशा के लिए साहूकार के पास रहे। हम इसे अपने पास ही रखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि यह सब होगा कैसे? पैसे हमारे पास है नहीं। साहूकार का कर्ज ज्यों का त्यों सिर पर रखा है। साहूकार की नजरों में तो झबरू चढ़ गया है। समस्या का समाधान कैसे हो? जी मेरे दिमाग में एक समाधान है, लेकिन पता नहीं आपको कितना अच्छा लगेगा। अरे ऐसा है तो जल्दी बताओ, तुम्हारे पास क्या समाधान है? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मैं किसी भी कीमत पर साहूकार को अपना झबरू नहीं देना चाहता। जानकी रामू को सुझाव देती है कि क्यों ना हम अपने खेत का एक टुकड़ा बेच दें। इससे हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर जाएगी। साहूकार का कर्ज भी उतर जाएगा और हमें झबरू को भी उसे नहीं सौंपना होगा। अगले साल अगर फसल अच्छी रही और सब कुछ ठीक हुआ तो हम और खेत खरीद लेंगे। तुम ठीक कहती हो जानकी। हमारे पास अब यही एक रास्ता है। हम अपने खेत के एक टुकड़े को बेच देते हैं। मैं कल ही इस संबंध में गांव वालों से चर्चा करता हूँ। हमारे खेत के लिए तो खरीदारों की वैसे भी कोई कमी नहीं है। अपनी मुश्किल का हल ढूंढकर वे दोनों निश्चिंत हो जाते हैं। जानकी सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाती है, जबकि रामू जमीन पर लेटकर अपने कुत्ते झबरू पर हाथ फेरने लगता है। उसकी आंखों में अभी तक पश्चाताप के आंसू भरे थे। अगले दिन रामू अपने खेत के एक टुकड़े को बेचकर पैसा ले आता है और फिर सीधा साहूकार को देकर उसका कर्ज उतार देता है और इस प्रकार झबरू हमेशा के लिए उसके पास रहने लगता है।